नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को रुके हुए कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलेवार खाद्यान्न वितरण प्रणाली व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। बैठक में अधिकारियों को जो काम रुक गए हैं उनको जल्द पूरा करने के निर्देश वंशीधर भगत ने दिए हैं। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत की समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में कहा गया कि जो भी काम रुक गए हैं उन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, उन कामों में तेजी लाई जाए। तो आपको बता दें, जिलेवार खाद्यान्न वितरण प्रणाली व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी देहरादून से विशाल गर्ग। विशाल, देखिए जिस तरीके से जो बीजेपी है, जो मंत्री है बीजेपी के, वो लगातार यही दौर काम चल रहा है कि जल्दी से जल्दी सारे काम पूरे कर लिए जाए, क्योंकि देखिए अब चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं और इस बीच इन कुछ महीनों में ही अब बीजेपी को सारे काम, जितनी भी योजनाएं हैं, सारे काम कंप्लीट करने होंगे, योजनाओं को लागू करना होगा और जितने काम रुक गए हैं उन कामों में तेजी लानी होगी। बिल्कुल रिचा, देखिए जिस तरह से अब तेजी देखी जा रही है और लगातार एक के बाद एक जो काम है वो देखने को में नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने स्तर से कैबिनेट जो बैठकें हैं वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में वंशीधर भगत ने भी खाद्य विभाग की बैठक की है, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद थे, जहां पर उन्होंने लगातार वो चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की अभी फिलहाल में व्यवस्था है। क्योंकि जिस तरह से देखिए पहले कोविड के समय में काफी बड़ी मात्रा में ये चुनौती बन गया था सरकार के लिए कि जिले में जगह जगह तक लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना, और जिस तरह से देखिए लोगों को किस तरह की कोई तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो, उसके लिए सरकार लगातार जो काम है वो करती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में देखिए उन्होंने साफ निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं कि जिले वाइज हर तरह की वो समीक्षा भी करेंगे और ऐसे में तमाम लोगों तक खाद्य आपूर्ति की जो व्यवस्था है वो पहुंचाई जाए, ताकि ऐसे में किसी भी व्यक्ति को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ऐसे में देखिए सरकार एकजुट होकर के काम कर रही है, क्योंकि अब जो सीधा टारगेट है वो 2022 को फतेह करने का है। तो ऐसे में जल्दी से जल्दी जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करना है, जिलों में जाकर के फिर अपनी जो चीजें हैं उनको भी दिखाना है कि किस तरह से सरकार उनके लिए काम कर रही है। रीता, बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से खुद वंशीधर भगत ने निर्देश तो दे दिए अधिकारियों को रुके हुए कामों को पूरा किया जाए, इसके अलावा कोई और बातचीत हुई इस बैठक में? देखिए ऋचा, अभी हाल फिलहाल में बैठक अभी चल रही है और अभी ये कह पाना कि अभी क्योंकि बैठक में अभी कई डिसीजन ऐसे होंगे जो अभी बैठक के बाद ही पता चल पाएंगे, और अभी हाल फिलहाल में बैठक चल रही है। अधिकारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है, उनसे अभी हाल फिलहाल में जानकारी ली जा रही है कि जिलों में किस तरह से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है और किस तरह की अभी आगे और व्यवस्था है, हम इसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, लोगों तक किस तरह से हम चीजों को पहुंचा सकते हैं और क्या कुछ छूट हम दे सकते हैं। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो बैठक में चल रही हैं। रीचा, बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि फिलहाल अभी बैठक चल रही है और इस बैठक में कई और अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और अधिकारियों को कई और मुद्दों को लेकर भी निर्देश दिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल वासियों के साथ ही पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन और जिला प्रशासन ने आज से माल रोड में ई रिक्शा संचालन शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में आज 4 ई रिक्शों को उपजिलाधिकारी प्रतीक जैन ने हरी झंडी दिखाई। अब नैनीताल की माल रोड में पहली बार ई रिक्शा दौड़ते हुए भी नजर आएंगे। उपजिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि लंबे समय से माल रोड में पैडल रिक्शा का संचालन किया जा रहा था, जिसकी वजह से पर्यटन सीजन और बरसात के दौरान रिक्शा चालकों और पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नैनीताल के लिए कि हम यहाँ पे ई रिक्शा चालू करें। अभी तक जो रिक्शा सेवा हम यहाँ पे प्रोवाइड करते थे मल्लीताल से तल्लीताल तक और तल्लीताल से मल्लीताल तक, वो आप देखेंगे कि साइकिल रिक्शा हम यूज़ करते थे। उससे जो रिक्शा चालक है उसको भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और जो यहाँ से मल्लीताल से तल्लीताल जाने का जो डिस्टेंस है उसमें जो समय जाया करते थे वो भी बढ़ जाया करता था। तो नैनीताल में भी आप देखेंगे कि मॉल रोड एकदम सीधी रोड है, जो कि एक प्लेन के तरह से ही है। यहाँ पे बिल्कुल भी हिली एरिया नहीं है, तो यहाँ पे ई रिक्शा का संचालन बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है।
हमारे साथ जुड़ चुके हैं नैनीताल से संवाददाता कांतापाल, देखिए जिस तरीके से नैनीताल में ई रिक्शा का कोई संचालन नहीं था, लेकिन उसकी अब शुरुआत कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ई रिक्शा के चलने की वजह से कहीं ना कहीं जो नैनीताल में जो रिक्शा चलाते हैं उनको काफ़ी फायदा होगा, साथ ही साथ जो पर्यटक वहाँ घूमने के लिए आते हैं उनको भी फायदा होगा, उनको सुविधा मिलेगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नैनीताल में कई वर्षों से जो थे पैडल रिक्शा यहाँ पे संचालन हो रहे थे, जिसके चलते रोडों में जाम भी लगता था और जो स्थानीय लोग थे, पर्यटक थे यहाँ पे आने वाले, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। क्योंकि रीता, ये जो पैडल रिक्शा है उसमें केवल नैनीताल में 2 ही लोगों के बैठने की यहाँ पे इजाजत है, इसलिए अगर कोई लंबी फैमिली होती थी तो उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता था कि 1 रिक्शा मिल जाए, 2 रिक्शा मिल जाए तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। अब ई रिक्शा का यहाँ पे नगर पालिका प्रशासन ने आज से शुरुआत की है, जिसमें पहली दौर में यहाँ 4 ई रिक्शा चलाए गए हैं, जिससे पर्यटकों को तो सुविधा मिलेगी और जो रिक्शा चालक कड़ी मेहनत करके और थोड़ी सी यहाँ पे चढ़ाई भी है रिक्शा में, आपको बता दूं माल रोड में, तो उसमें पेट्रोल मारते थे, परेशान होते थे। तो कहीं ना कहीं अब पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग जो हैं, रिक्शा चालक जो हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे सुविधा जरूर मिलेगी। और जो पैडल रिक्शा की वजह से माल रोड में जाम जो लग जाता था, उससे भी निजात मिलने जा रही है। जी रिचा, बिल्कुल कांतापाल, देखिए जिस तरीके से पैडल वाले जो रिक्शे होते हैं उनमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, सिर्फ 2 सवारी ही बैठ सकती हैं, लेकिन इस ई रिक्शे में लगभग 4 सवारी तो बैठ ही सकती हैं। सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि एक फ़ायदा ये भी है कि महिलाएं ई रिक्शा चला सकती हैं, यहाँ तक कि जो लोग बुजुर्ग हों या फिर जो लोग अपाहिज हैं, जो लोग दिव्यांग हैं, वो भी ई रिक्शा चला सकते हैं। फिलहाल क्या कुछ खुशी नजर आ रही है लोगों के अंदर? जी बिल्कुल रिचा, अगर बात की जाए तो ई रिक्शा जो यहाँ पे चला रहे हैं, जो पहले पैडल रिक्शा यहाँ पे चलाते थे, उनमें से अधिकतर लोग जो यहाँ पे हैं वो गरीब तबके के हैं। ना तो उनको भरपेट भोजन यहाँ पे मिल पाता था और ना ही उनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो इतनी बेहतर थी। कुछ रिक्शा चालक यहाँ पे 60 की उम्र भी पार कर चुके थे, तो उन्हें पैडल रिक्शा जो चलाने में यहाँ पे दिक्कतें आती थी, तो उसको लेकर जो ई रिक्शे का यहाँ पे संचालन किया गया, तो ई रिक्शा जो रिक्शा चालक हैं उनमें काफी खुशी है, क्योंकि उनको अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो 2 सवारी दिन भर में वो 10 सवारी ढोते थे, अब कम से कम 50 सवारी बिल्कुल कांतापाल, और देखिए इस ई रिक्शा के जरिए कहीं ना कहीं जो लोग ई रिक्शा चलाते हैं उनको आमदनी में ज़्यादा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि स्पेशली ये जो ई रिक्शा है वो काफ़ी लोगों के लिए फायदेमंद होगा, यहाँ तक कि महिलाएं भी अब इस रोजगार करके इसको चलाकर पैसे कमा सकती हैं, अपना पेट भर सकती हैं, दिव्यांग भी अपना पेट भर सकते हैं इस ई रिक्शा के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कांतापाल, अधिक जानकारी देने के लिए। हरिद्वार में नगर निगम की ओर से घर पर ही अवैध पशु कटान में संलिप्त मीट दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध रूप से पशु कटान की सूचना पर मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह ने कस्सावान मोहल्ले में छापेमारी की। नगर आयुक्त जय भारत सिंह ने बताया कि बिलाल नाम के व्यक्ति से जब पूछा कि वो ये मीट कहां से लेकर आया, कहां बेचता है, तो उसने 2 जुलाई की स्लाउटर हाउस की एक पर्ची दिखाई, लेकिन बरामद मीट की उसके पास कोई पर्ची नहीं थी, इसलिए उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार किसी भी दुकानदार को अवैध पशु कटान नहीं करने दिया जाएगा। जो भी ऐसा काम करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई दिन से खबरें आ रही थी कि कस्सावान मोहल्ले में अब भी जो है अवैध रूप से कटान करके मीट की बिक्री की जा रही है। लगभग 2 सप्ताह पूर्व भी हम लोगों ने छापामारी की थी और उसमें एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसके विरुद्ध FIR भी की गई थी और पुलिस ने उसको उसके उपरांत जेल भेज दिया था। इसके बावजूद भी लोग अभी भी अवैध कटान कर रहे हैं, ऐसी शिकायत मिली थी। तो उसी संदर्भ में हमने आज छापेमारी की है। तो जो कस्सावान मोहल्ले में एक व्यक्ति को कटान करते हुए तो नहीं पकड़ा, लेकिन अभी अवैध मीट उसके पास था और उससे पूछा गया कि अगर किसी जगह से आपको वैध रूप से मिला है, ट्रांसपोर्ट किया है, वो कागज़ दिखाएं, तो दिखाने में असमर्थ रहा, तो उसके विरुद्ध फिर कार्रवाई कर दी गई। ये बिलाल नाम का व्यक्ति है और चौधरी वाली गली उसमें है। प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग मंत्री यतीश्वरानंद ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को ग्राम्य विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शीघ्र 16,472 लाभार्थियों को 80 करोड़ लागत की स्वीकृति पत्र देने के निर्देश भी दिए। इस संदर्भ में उन्होंने
आवासहीन लोगों की सूची बनाने के निर्देश भी दिए। इससे संबंधित भूमि का प्रबंधन जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। बैठक में सीमांत क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को तेजी से चलाने के निर्देश भी दिए गए। आज मैंने ग्राम पंचायत जो हमारा ये मंत्रालय है, इसके अंतर्गत क्या क्या विकास किया जाता है गांव के अंदर, उन सभी कामों की समीक्षा की है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी जो विकास किए जाने हैं उनको शुरू किया जाए। और जो आज दिशा निर्देश हम लोगों ने दिए हैं उसमें आप लोगों ने क्या काम किया और किस गति से काम किया, इसकी समीक्षा हम एक सप्ताह के बाद दोबारा करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की आज माननीय ग्राम विकास मंत्री जी ने समीक्षा बैठक लिया, जिसमें ACS मैडम थी और सारे अधिकारी URRDA के चीफ इंजीनियर एसीज थे। बैठक में माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जो भी काम पेंडिंग हैं उनको तेज़ी से पूरा किया जाए और मार्च 22 तक हर हालत में पूरा किया जाए। दूसरा, जिन कामों में टेंडर होना है उसको समय से पूरा करा लिया जाए और किसी भी हालत में अक्टूबर तक टेंडरिंग, जो नए काम अभी स्वीकृत कुछ होने हैं वो भी पूरी करा ली जाए। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में 6 महीने पहले लगाई गई ट्रैफिक लाइट अब शो पीस बनकर रह गई है। आपको बता दें कि 1 करोड़ रुपए की लागत से शहर में 13 जगहों पर यातायात नियंत्रण के लिए ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी और वहीं पुलिस प्रशासन बार बार इनके ट्रायल करने की बात तो कहता है, लेकिन अब तक हालात जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि ये जो ट्रैफिक लाइट है ये खराब हो गई है और ऐसी जगह लगा दी गई है जिनका यहाँ कोई इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। वहीं एसपी ट्रैफिक का कहना है कि लाइटों का ट्रायल कर लिया गया है और जल्द ही सभी ट्रैफिक लाइटों को शुरू करके शहर को जाम से निजात दिलाई जाएगी। ट्रैफिक लाइट 13 जगह हमने लगवा ली है, लेकिन अभी तक केवल 3 को हमने पीछे से स्टार्ट किया है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आ रही थी। आप सही कहें, लेफ्ट टर्न कहीं नहीं है, कहीं रोड की चौड़ाई कम है तो कहीं पेड़ों की छटनी होनी थी। उसके लिए हमने संबंधित विभाग को बता दिया था। आज इसी विषय में मीटिंग की गई है। इसमें हमने ये डिसाइड कर रहे हैं कि 3 कौन सी और ट्रैफिक लाइट हम शुरू करेंगे, इसमें जिनमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जिसमें हमें चलाने में कोई पब्लिक को भी समस्या ना हो, उस तरह के देखते हुए 3 ट्रैफिक लाइट स्टेप बाय स्टेप 3-3 करके हम शुरू करेंगे। तो आज या कल में 3 और शुरू कर देंगे, तो कुल मिला के 6 हो जाएगी। हरिद्वार कांवड़ यात्रा को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर मंजूरी दे चुकी है। वहीं उत्तराखंड सरकार के पहले कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन यूपी सरकार के फैसले के बाद उत्तराखंड सरकार भी कांवड़ यात्रा शुरू करने पर विचार कर रही है। ऐसे में अभी कांवड़ यात्रा को लेकर संशय की जो स्थिति है वो बनी हुई है, लेकिन इस बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा पर फैसला लिया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक के बाद भी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है। सरकार की योजना अटल उत्कृष्ट विद्यालय से उन बच्चों के सपनों को जरूर पंख लगेंगे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ने का सपना आज तक देख रहे थे। सरकार की इस योजना ने रफ्तार पकड़ ली है और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द स्कूलों में शिक्षक और पढ़ाई की तैयारियों को भी दुरुस्त कर दिया जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने का प्रस्ताव तैयार किया है और इसको अमली जामा देने का काम लगभग शुरू हो चुका है। पूरे प्रदेश में अब तक 190 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जा रहे हैं। इसी तर्ज में आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हल्दूचोर इंटर कॉलेज को भी उत्कृष्ट विद्यालय में चयनित किया है। उन्होंने इस विद्यालय में पहुंचकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की है। इस सिस्टम में निश्चित ही गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और गरीब भी चाहता है कि मेरा जीवन जैसा बीतना था बीत गया, लेकिन मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम की मिलनी चाहिए। उसकी कल्पनाओं के तहत हमने तय किया
कि प्रदेश के अंदर 190 विद्यालयों में अटल उत्कृष्ट विद्यालय करने की स्थापना की है और उनकी मान्यता भी CBSE बोर्ड से हमने ले ली है। और इसमें इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले हमारे विभागीय अधिकारी होंगे, शिक्षक होंगे, जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट भी 15 दिन के अंदर हो जाएगा और विद्यालय माध्यम पहुंच जाएंगे। CBSE बोर्ड से मान्यता मिल गई है। प्रदेश में युवा को नेतृत्व की बागडोर सौंपने से उपजे असंतोष को थामने और सरकारी कामकाज को कुछ हद तक संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दिल्ली का रुख कर रहे हैं। आज दिल्ली दौरे पर जा रहे धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी हाईकमान के सामने वह राज्य को लेकर अपना एक्शन प्लान और वरिष्ठों के असंतोष को थामने के लिए उनके स्तर पर की गई कसरत की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और वह दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। और जिस तरीके से जो असंतोष बना हुआ है लोगों के अंदर, उस असंतोष को दूर करने की भी यहाँ पर कोशिश मुख्यमंत्री करेंगे। और मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी साक्षी साहनी। साक्षी, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं और जाहिर है जिस तरीके से लगातार जो असंतोष की जो खबरें सामने आती हैं उसको कहीं ना कहीं दूर करने वाली बात भी यहाँ पर कही गई है। उनकी जो मुलाकात पीएम मोदी से भी होगी, गृह मंत्री अमित शाह से भी होगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी होगी। यह मुलाकात कितनी अहम हो सकती है? बिल्कुल रिचा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होगी और बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात होगी, क्योंकि कह सकते हैं कि ये पहली मुलाकात जो है नए मुख्यमंत्री की होगी आला कमान से। और इस मुलाकात में कहीं ना कहीं प्रदेश के सुधार के लिए जो कार्य रुके हुए हैं और आगामी चुनाव को लेकर जो रणनीतियां हैं, जो एक्शन प्लान नए मुख्यमंत्री का रहेगा और साथ में जो एजेंडा रहेगा उसको जनता तक किस तरीके से पहुंचाना है, उस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही रिचा इस बारे में भी चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से आगामी समय में लेके जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनको कैसे गति देनी है। और साथ में इस पर यह भी तय हो सकता है कि जो 2022 है उसमें पार्टी का क्या मूल एजेंडा रहेगा। तो कह सकते हैं रिचा की बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होगी और बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात बताई जा रही है। और साथ में इस मुलाकात का संदर्भ ये भी लगाया जा रहा है कि 2 दिन तक जो है ये मुलाकात जो आला कमान से रहेगी और साथ ही इसमें महत्वपूर्ण जो है फैसले भी लिए जा सकते हैं। रिचा साक्षी, देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस बार जो प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें कहीं ना कहीं युवाओं को अहमियत दी गई है, क्योंकि देखिए युवा की एक नई सोच होती है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो युवा मंत्री हैं वो कई कामगर साबित भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं कुछ बदलाव करने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो असंतोष है वो यहाँ पर भी देखा जा रहा है। उस असंतोष को कैसे दूर करेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल रिचा, देखिए जब नए मुख्यमंत्री ने कमान संभाली तो युवा मुख्यमंत्री के रूप में वो सबके सामने है। और युवा मुख्यमंत्री के रूप में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो वरिष्ठ थे, कह सकते हैं जिन्हें ज्यादा अनुभव था, वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हुए कि हमें क्यों अवसर नहीं मिला, हमें क्यों मुख्यमंत्री पद से नवाजा नहीं गया। उसी असंतोष को कम करने के लिए कुछ दिन जो है मुख्यमंत्री ने यहीं पर बैठकें करी, मुलाकातें करी, शिष्टाचार भेंट करी और सबको कहीं ना कहीं प्रश्न किया। और साथ में अभी भी कुछ लोग जो है जो नाराज बताए जा रहे हैं, उसमें पार्टी को किस तरीके से मजबूती देनी है, संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, उस पर भी कहीं ना कहीं विचार हो सकता है। रिचा बिल्कुल साक्षी, देखिए एक कह सकते हैं कि युवा के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सबसे बड़ी बात यह भी जिस तरीके से जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो थोड़े बहुत नाराज भी दिखाई दे रहे हैं और इतनी बड़ी चुनौतियां हैं किस तरीके से जो बड़े लोग हैं उनसे जो सीनियर हैं उनको कैसे खुश रखना है। और दूसरा कि टाइम भी बहुत कम है विधानसभा चुनाव को लेकर, उस वक्त में किस तरीके से योजनाएं पूरी करनी, ये बड़ी चुनौती इनके सामने खड़ी हो जाती है। इसी मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और वह दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी आपका अधिक जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड हमेशा से ही वीरों की भूमि रहा है। यहाँ के वीरों की गाथा देश दुनिया में प्रचलित है। वहीं धामी सरकार अब सैनिकों के सम्मान के लिए सितंबर माह से सैनिक सम्मान यात्रा निकालने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देश की रक्षा के लिए हमारे जवानों ने अपना
सर्वस्व न्यौछावर किया है। इन जवानों से प्रेरणा लेकर युवाओं को आगे बढ़ना होगा और बढ़ाना भी होगा। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड में सितंबर में शहीदों, सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक सम्मान यात्रा निकालेगी। ये शौर्य स्थल हमारे लिए बहुत ही श्रद्धा और मैं कहूँ कि एक हमारे देश की वीरता का प्रतीक है। और निश्चित रूप से ऐसे स्थानों पर जब भी मैं जाता हूँ, आज नहीं, मुख्य सेवक के रूप में नहीं, जब मैं छोटे से एक बालक के रूप में भी जाता था तो निश्चित रूप से हमें उनकी स्मृतियाँ याद आती थी, जिन्होंने हमें सुरक्षित रखने के लिए, जिन्होंने हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि जब हम अपने घर में सोते हैं, बेचैन से सोते हैं, उस समय उन्होंने किस तरीके के कर्तव्य किए होंगे, किस तरीके का काम किया होगा, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वो पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे चीन की सीमा हो, वहाँ पर वो रात दिन 24 घंटे बर्फ़ की चोटियों पर काम करते हैं, तो मेरी स्मृति में हमेशा आता था। सूबे के नए स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी मिलते ही धन सिंह रावत फुल फॉर्म में आ गए हैं। गुरुवार को उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य महानिदेशक और अस्पताल के CMS भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि अब स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत दून हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, मरीजों से बात भी की और यहाँ मिलने वाले खाने की भी पूरी जानकारी ली। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल पार्टी काशीपुर आप कार्यालय में रुके। यहां उनका कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियां प्रदेश की जनता के लिए छलावा साबित हुई हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता को सिवाय छलने के कुछ नहीं किया है। आम आदमी पार्टी तो दिख रही है। देखो, मैं किसी पॉलिटिकल, हम क्रिटिसिज्म वाली पॉलिटिक्स करते नहीं है, ये तो सबके सामने दिख रहा है। बीजेपी अभी इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे पेंडिंग है, लेकिन यहाँ पे तो मतलब बीजेपी तो सारी की सारी दिल्ली में बैठी रहती है। सेम हालत कांग्रेस की है, ना उनके पास कोई इस टाइम पे लीडरशिप है, ना उनके पास में अपोजिशन में किसी को रखने के लिए एक तरतीब है। तो अंदरूनी इतनी लड़ाइयाँ हैं, उसमें वैसे भी लोगों के अंदर तो टोटली एक दिख रहा है डिस्करेजमेंट आम आदमी पार्टी को लेके चल रहे हैं कि जो यहाँ पे मॉडल आम आदमी पार्टी लेकर के आ रही है वो सब ट्राइड मॉडल है और उन जगहों पे दिल्ली जैसी जगह पे। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।